इसी इमारत को देखकर ताजमहल की नींव रखी गई। यहाँ पर एक वक्त पहले बना हुआ था मंदिर, जिसको कन्वर्ट करवाया था होशंग शाह ने अपने मकबरे में। होशंग शाह गौरी इतना क्रूर शासक था कि राजगद्दी के लिए उसने अपने पिता दिलावर खां गौरी को भी मार दिया था। ये छोटी बड़ी दुकानें हुआ करती थी, इनके अंदर मिला करते थे सोने चांदी हीरे जवाहरात। नीले रंग की टाइलिंग का काम जो दिख रहा है आपको दोस्तों, ये अफगान का वर्क है जो बाद के समय में यहाँ पर आया था। इतने पैसे वाला व्यक्ति जिसने राजा की 9 लाख की सेना को अपना सारा जरूरत का सामान उपलब्ध करवाया। स्थानीय निवासी इन दोनों मकबरों को अंधा और अंधी के मकबरे के नाम से या अंधा और अंधी महल के नाम से जानते हैं। नीचे की तरफ में एक कमरा बना हुआ है, जिससे कि ना ये पता लगता है कि ये 2 मंजिला इमारत होगी। नीचे जाने के लिए विशेष तौर पर एक गुप्त रास्ता बना होगा, ऊपर से इसको ऐसे बंद कर दिया जाता होगा। सैकड़ों वर्ष पुरानी राजा महाराजाओं की वो तकनीक जहां पर अपना एक मैसेज 2 मिनट के अंदर 30 से 50 किलोमीटर की दूरी पर वो पहुंचा पाते थे। इसी इमारत को देखकर ताजमहल की नींव रखी गई थी और ताजमहल के जो निर्माता थे उस्ताद थे हमीद 1659 में यहाँ पर आए भी थे। और दोस्तों इसी स्थान के ऊपर अफगान के सबसे महंगे जो पत्थर होते नीले रंग की टाइलिंग, उसका इस्तेमाल भी यहाँ के शासकों ने किया था। आज हम पहुँच चुके हैं होशंग खां गौरी के मकबरे को देखने के लिए। और दोस्तों ये पूरा व्हाइट संगमरमर का बना हुआ भारत का पहला ऐसा मकबरा है जिसका निर्माण भारत की जमीन के ऊपर करवाया गया था। इतिहासकारों का ऐसा भी कहना है कि यहाँ पर एक वक्त पहले बना हुआ था मंदिर, जिसको कन्वर्ट करवाया था होशंग शाह ने अपने मकबरे में। और बाहर की तरफ आपको कुछ कब्र दिखाई दे रही है, ये रेप्लिका है, यहाँ नकली कब्र बनी है। वास्तविक इसके अंदर किसी भी इंसान को दफन नहीं किया गया, ये बॉडीगार्ड की कब्र है। और ये पीछे जालीनुमा जो काम आपको दिखाई दे रहा है, ये इसी वाइट मार्बल पे किया गया काम है। और ऐसा बताया जाता है कि ताजमहल की जो संरचना है वो इसी इमारत को देखने के बाद में की गई थी। और इस इमारत का जो निर्माण है वो 1440 के वक्त में कर दिया गया था, जबकि ताजमहल का निर्माण 17वीं शताब्दी के समय में किया गया था। तो ये भारत में बनने वाली पहली ऐसी इमारत है जिस इमारत की कॉपी हर स्थान पे की गई है। साथ वाला हिस्सा ऐसा दिखाई दे रहा है। और इसी के साथ में होशंग खान ने एक मस्जिद का निर्माण भी करवाया था, जिसका पिछला भाग हम यहाँ से देख सकते हैं। अब दोस्तों मैं आपको इस मस्जिद के बिल्कुल फ्रंट वाले भाग पे लेकर जाऊंगा, उसकी बारीकियों को आपको बताऊंगा। होशंग शाह गौरी इतना क्रूर शासक था कि राजगद्दी के लिए उसने अपने पिता दिलावर खां गौरी को भी मार दिया था और उसके बाद में राजगद्दी के ऊपर बैठ गया था। और उसने अपना ये वाला मकबरा इसीलिए मरने से पहले बनवाया, कहीं उसका बेटा या उसका होने वाला वारिस उसको मारकर अपनी राजगद्दी पे ना बैठ जाए। और यहाँ पर हकीकत में होशंग शाह की कोई कब्र नहीं है, उनका जो रियल मकबरा है वो तो होशंगाबाद में बना हुआ है, जो कि भोपाल के पास में है। यहाँ से बस आप इस इमारत के इस कंस्ट्रक्शन को समझ सकते हैं, जो तकरीबन हमें 2 मंजिला ऊंचा दिखाई देता है। ऊपर की तरफ बड़ी डोम हमें मालूम पड़ती है और कुछ स्टेप्स के साथ में हम इसके मुख्य चबूतरे वाले भाग पे पहुँच जाएंगे और यहाँ की उस वास्तुकला को समझने की हम कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर इसके एंट्री गेट पर एक ब्लैक रंग का स्टोन देख सकते हैं, जहाँ पे कुछ लिखावट होगी उसको यहाँ से रिमूव कर दिया गया है। और अंदर वाले हिस्से में जब आप आएंगे तो आप लोगों को कुछ कब्र दिखाई देंगी। ये केवल ताबूत है, यहाँ पर किसी की वास्तविक तौर पर कोई कब्र नहीं है। और केवल ये जो 3-5 कब्र यहाँ बनाई गई हैं, ये इन्हीं के परिवार की बताते हैं, 2 बेटी की, 2 बेटों की, एक उनकी पत्नी की और एक खुद होशंग शाह की। और काफ़ी बड़ी डोम बनी है। यहाँ पे भी एक्रोस्टिक सिस्टम देख सकते हैं, हल्का सा बोलने पर आवाज़ 6 सेकंड तक आपकी रिपीट होती है। यहाँ पर हम बोलते हैं जय श्री राम, जय श्री राम। ये साउंड जो आपको सुनाई दे रहा है दोस्तों, ये इसकी टेक्निक है, इसको बनाने का इसका तरीका देखिए आप। इंजीनियरों की क्या नायाब तकनीक रही होगी 15वीं शताब्दी के वक्त में इतनी खूबसूरत इमारत का कंस्ट्रक्शन किया। ये लाल रंग की जो इमारत आपको दिखाई दे रही है, यहाँ पर कब्र ये दोनों उनकी बेटियों के लिए बनवाई गई थी। और जो महमूद शाह थे, उन्होंने इस अधूरे
इमारत को पूरा करवाया था बाद के वक्त में। पूरी संगमरमर की बनी हुई भारत की एकमात्र पहली ऐसी इमारत जिसकी नींव सबसे पहले मध्य प्रदेश जिले धार के मांडू में रखी गई थी। कुछ और भाग है जो बाहर की तरफ है, उसको भी देखते हैं। परमार राजाओं के समय का सबसे बड़ा व्यापारी जिसने राजा के और उसकी पूरी प्रजा को सामान देने का जिम्मा सौंपा था। दोस्तों अब हम पहुंच चुके हैं गदा शाह के उस दुकान को देखने के लिए जहां पे हीरे जवाहरात, सोने, चंदन, केसर और महंगी से महंगी और ज़रूरत की वो सारी सामान जो था वो यहाँ पर मिला करता था 8वीं से लेकर 13वीं शताब्दी के वक्त में। छोटी बड़ी उनकी जो दुकानें हुआ करती थी वो शायद यहाँ लगा करती होंगी, जिसके आज भग्नावशेष यहाँ पर हमें देखने को मिल रहे हैं। और ऐसा बताते हैं दोस्तों ये इतना बड़ा व्यापारी था गदा शाह कि इसके पास में राजा की पूरी प्रजा थी 9 लाख की। आसपास के सब लोगों का जो व्यापार का सामान था वो इसी मार्केट से जाया करता था, जो आज हमें तकरीबन 1000 वर्ष पुराने बाजार को देखने दिखाने में मदद करता है। इसकी ऊंची ऊंची जो आर्च है उससे आप पता लगा सकते हैं कि गदा शाह कितना अमीर रहा होगा। ऐसा बताते हैं कि राजशाही परिवार के बाद में गदा शाह ने ही अपने आप को राजा इसलिए भी घोषित कर दिया था क्योंकि उसके पास में बेइंतहा पैसा और दौलत शोहरत थी। बाहर की तरफ में किया गया जो पत्थरों का काम है दोस्तों, ये बाद के वक्त के शासकों ने अपनी पहचान को देने के लिए करवा डाला था। देख सकते हैं इतनी ऊंची आर्च तो बड़े बड़े राजाओं के महलों में नहीं होती है जितनी लंबी ऊंची आर्च इस पूरे पवेलियन के अंदर बनी है। ये छोटी बड़ी दुकानें हुआ करती थी, इनके अंदर मिला करते थे सोने, चांदी, हीरे जवाहरात और केसर से बताते हैं अपने आसपास के दुकान के क्षेत्र को, अपने महल के हिस्से को उसने मिट्टी में मिलवाकर उसको सुगंधित किया था। तो लगा सकते हैं केसर की खेती यहाँ पर कर कितने लाखों के करोड़ों के पैसे उसने आसपास की ज़मीन में ही लगा डाले थे। तो ये सारी उस समय की दुकानें आज हम देख पा रहे हैं। 15वीं और 14वीं शताब्दी के समय के खिलजी गौरी शासकों के समय ने जब यहाँ पर इस हिस्से को अपने अधीन किया होगा तो उस समय की भी कुछ इमारतें दिख रही हैं। ये ईंटों से बनी इमारत विशेष तौर पर बाद के समय की है या रिपेयरिंग के समय की दिखती है। ये इमारत तकरीबन 2 मंजिला है और इसका जो बीच का बेस है ना वो देख सकते हैं कम से कम 7 से 8 फीट मोटाई का बेस बना हुआ है। नीले रंग की टाइलिंग का काम जो दिख रहा है आपको दोस्तों, ये अफगान का वर्क है जो बाद के समय में यहाँ पर आया था। एक दुकान के अंदर का नज़ारा भी देख लेते हैं। तकरीबन ये वाली जो चौड़ाई है वो दोस्तों 7 फीट के आसपास है, इसीलिए इतने वर्षों के बाद भी ये वाला स्थान ज्यों का त्यों है। ये थी दोस्तों उनकी दुकानें जहां मिलता था ज़रूरत का सारा सामान। इतना बड़ा व्यापारी धन्ना सेठ जिसे बोलते ना दोस्तों, वो था ये। यानी कि इतने पैसे वाला व्यक्ति जिसने राजा की 9 लाख की सेना को अपना सारा ज़रूरत का सामान उपलब्ध करवाया। पीछे वाला हिस्सा मुख्य अंदर आने का द्वार ये भी रहा होगा। आज के समय में केवल इस तरह का ही हिस्सा हमें खंडर, छोटी बड़ी जो दुकानें हैं वो टूट चुकी हैं और काफ़ी सारा जो इसका परिसर है वो यहाँ से भी हम देख सकते हैं। और ऐसा बताते हैं दोस्तों कि इसके अंदर जिस टेक्निक का इस्तेमाल किया गया था ना, उसी टेक्निक को बाद के समय में यूज़ किया गया। आप इस वाले हिस्से को देखिए दोस्तों, इसी तरह की तकनीक आपको हिंडोला महल के अंदर देखने को मिलेगी, सेम टू सेम। ये है राजा परमार के द्वारा बनवाया गया महल, जो परमार राजा थे उनके समय का। और हिंडोला महल को बोलते हैं कि होशंग शाह ने बनवाया। कंस्ट्रक्शन सेम है, तकनीक सेम है। तो आप समझ सकते हैं कि 8वीं से 13वीं शताब्दी की इमारतों को किस प्रकार से परिवर्तित कर सिर्फ अपना नाम दिया गया है। और ये वाली जो इमारत है दोस्तों वो पहले बनी हुई थी और हिंडोला जो महल है वो बाद के समय में पुनर्निर्मित है। इसकी जो झुकाव आप देख रहे हैं ना, इसे झुका हुआ महल की श्रृंखला के रूप में आप देख सकते हैं। और ऐसा बता दें कि भूकंप आने के बाद भी ये वाली जो इमारत है वो नहीं टूटेगी। भाई ये तकनीक हमारे भारत के अंदर संभव है। राजा महाराजाओं के समय में बनी हुई इमारतों का आज हम देखकर बहुत खुश हुए। अब देखते हैं बाकी चीजें। सैकड़ों वर्ष पुरानी राजा महाराजाओं की वो तकनीक जहां पर अपना एक मैसेज
2 मिनट के अंदर 30 से 50 किलोमीटर की दूरी पर वो पहुंचा पाते थे। दोस्तों आज मैं आपको दिखाने वाला हूं जाली महल, और इस महल में सेना की एक टुकड़ी रहा करती थी जिसका काम होता था राजा के संदेश को आगे वाले हिस्सों में पहुंचाना। और ये जो जाली महल आज स्थित है ये पहाड़ के एक चोटी के ऊपर बना हुआ है। इसकी जो शेप आपको दिखाई दे रही है, काफ़ी जो इसके भाग है वो खंडर हो चुके हैं, लेकिन इसके फैलाव से ये मालूम पड़ता है कि एक वक्त पहले अच्छे खासे जो सैनिक है यहाँ पर रहते होंगे। और इस पूरी इमारत का जो निर्माण है वो राजा लोग इसलिए करवाते थे ताकि अपने मैसेज को आगे ट्रांसफ़र इजीली किया जा सके। आप इसकी बनावट देखेंगे तो सामने की तरफ तिरपोलिया 3 दरवाजे बने हुए हैं और ऊपर वाले हिस्से में डोम बनी हुई है। काफ़ी प्राचीन इमारत बताते हैं। मध्य प्रदेश के अंदर स्थित मांडू को जब आप घूमने के लिए आएंगे तो रास्ते में आपको पहाड़ के ऊपर बना हुआ ये जाली महल दिखाई दे जाएगा। और इस जाली महल का नाम इसके चारों तरफ बनी हुई जाली की वजह से पड़ा होगा, जिसको आज देख सकते हैं आप। इस जालियों की बनावट की वजह से इसको जाली महल का नाम दिया गया। और सिर्फ पत्थरों के ऊपर बेस्ड ये वाली जो इमारत है यहाँ की उस पुरानी संरचना को दिखा रही है जो आज भी हमें मालूम होते हैं। और दोस्तों जाली महल के अंदर के इस नज़ारे को आप देखेंगे, ऊपर वाले हिस्से में भी थोड़ी नज़र डालिए। पुराने वक्त के उस कंस्ट्रक्शन को हमें समझने में काफ़ी आसानी होगी। और जब आप इस जाली महल से बाहर वाले नज़ारे पर आएंगे तो यहाँ से मैं आपको बताता हूँ कि वो संदेश 2 मिनट के अंदर 50 किलोमीटर तक कैसे पहुँचा देते थे। जैसे दोस्तों ये एक सैनिक चौकी बनी हुई है, सामने की तरफ आपको यहाँ के पुराने किले का एक दरवाज़ा दिखाई दे रहा है। वहाँ से जो व्यक्ति शाउट करेगा, चिल्लाएगा या कोई झंडा दिखाएगा जिसका कोई शाब्दिक अर्थ होता होगा, उस झंडे का संदेश सबसे पहले पहुँचेगा इस चौकी के ऊपर। यहाँ से दूसरी पहाड़ के ऊपर जो दूसरी चोटी बनी होगी वहाँ पर इस प्रकार का महल बना होगा जहाँ पर वो संदेश पहुँचता होगा। यानी कि सैकड़ों वर्ष पुरानी टेलीग्राम कह सकते हैं या फिर मैसेज को सेंड करने की पुरानी वो तकनीक आज हम इस जाली महल में देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि राजाओं की सेना के द्वारा किस प्रकार से संदेश को आगे पहुंचाया जाता था और उनकी सेना क्या अहम रोल अपनाती थी इस मैसेज को आगे फॉरवर्ड करने के लिए। आज के समय में तो हमारे पास टेलीफोन है, किसी भी जानकारी को पहुंचाने के लिए हम लोग फ़ोन उठा लेते हैं और कॉल कर देते हैं। कुछ समय पहले टेलीग्राम चला करता था, फैक्स चलते थे, लेकिन सैकड़ों वर्ष पहले किस प्रकार से सूचना को आगे भेजा जाए या फिर ये मैसेज दिया जाए कि हमारे ऊपर हमला होने वाला है, सेना को इकट्ठा करना है। तो दोस्तों आप ना इस तरफ की वादियों का नज़ारा देखिए। ऐसा बताते हैं कि मांडू का ये वाला जो हिस्सा है यहाँ पर बारिश के समय में जो बादल है वो बिल्कुल पहाड़ के ऊपर उतर जाते हैं और सामने के जो पहाड़ हैं वो थोड़ी देर के बाद में बिल्कुल विलुप्त हो जाएंगे, दिखाई नहीं देंगे कोहरे की वजह से। और इसी कोहरे के राइट और लेफ्ट वाले हिस्से में 2 पुरानी आपको जो गुंबद नुमा आकृति दिखाई दे रही है उसे बोलते हैं अंधा और अंधी का महल। अब दोस्तों हम जाएंगे उस पॉइंट को कवर करने के लिए जो कि पुराने इतिहास के साथ में जुड़ा हुआ है। आज हम देखने वाले अंधा और अंधी के उस मकबरे को जिसका अपने एक ऐतिहासिक दृष्टिकोण रहा है। दोस्तों सामने की तरफ बताया जाता है यहाँ के परमार शासकों के आधारशिला पे बना हुआ ये वाला जो मकबरा है 16वीं शताब्दी के वक्त में बनाया गया था एक अंधे व्यक्ति के लिए, जिसका निर्माण 1598 के समय का बताया जाता है। और ऐसा कहते हैं कि आज के समय में हजरत शिरीन मंजूम बाबा भरंग का मकबरे के नाम से इसे जाना जाता है, जो एक मस्त मौला फकीर हुआ करते थे। और एक बार मांडव पे जब आक्रमण हुआ था ना तो उस समय जमींदार के सैनिकों ने तलवार से बाबा को घायल कर दिया था, जिससे उनकी एक आंख या दोनों आंखें खराब हो गई थी, जिसके बाद लोग उन्हें अंधे बाबा के नाम से जानने लगे और उनकी मृत्यु के बाद में उनको यहीं पे दफना दिया गया था। इसी वजह से उन्हें अंधा बाबा के नाम से पुकारने लगे। और ये है दोस्तों अंधा मकबरा यानी कि अंधे का मकबरा। और इसकी जो वास्तुकला है ये 16वीं शताब्दी को आज हमें पेश करती है। चारों दिशाओं में 4 बड़े बड़े दरवाजे लगे हुए हैं और दरवाज़ों के हिस्से में एक वक्त पहले लकड़ी के दरवाज़ों से इनको बंद किया जाता होगा, जिसके निशान आज भी मौजूद हैं। ऊपर वाले हिस्से में बहुत बड़ा गुंबद बना हुआ है और वही
16वीं शताब्दी के समय की वास्तुकला को साफ तौर पर देखा जा सकता है। लेकिन इसका जो नीचे वाला बेस बना है दोस्तों, ये परमार राजाओं का साक्षी आज भी हमें सबूत पेश होता है। और सामने की तरफ दोस्तों बना हुआ है अंधी का मकबरा। ये था अंधे का, तो सामने है अंधी का। उसको भी जाएंगे पास से नज़दीक से और देखेंगे कि क्या कुछ वहाँ पे अलग देखने को मिलता है। और एक बार आप इस मकबरे के पिछले भाग को यहाँ से निहार लीजिए कि इसके जो टोडे बनाए गए हैं, इसमें लाल बलुआ पत्थर का इस्तेमाल है, पहाड़ी पत्थरों का इस्तेमाल है, चूने की मोटी लेयरिंग यहाँ पे बनी हुई आपको दिखाई दे रही है। अब चलते हैं दोस्तों इसी पीछे वाले रास्ते से हम अंधी के मकबरे को देखने के लिए। सामने हम देख पा रहे हैं अंधी के इस महल को, जिसका बेस बनाया गया है 4 कोनों वाला और ऊपर वाले हिस्से में बनी है बहुत बड़ी डोम। और दोस्तों इसकी वास्तुकला के ऊपरी भाग को देखकर लगता है कि 16वीं शताब्दी में ही इसका निर्माण किया गया होगा। और स्थानीय निवासी इन दोनों मकबरों को अंधा और अंधी के मकबरे के नाम से या अंधा और अंधी महल के नाम से जानते हैं। हजरत शेख दाऊद बरारी का मकबरा ये हुआ करता था। और शेख दाऊद बरारी का जो जन्म है वो असीरगढ़ के समीप बोरकाम नाम के स्थान पर हुआ था। वैसे तो शेख दाऊद सैनिक थे, लेकिन बाद में तलवार छोड़कर फकीर बन गए थे और अधिकांश जो उन्होंने समय है अपना इसी हिस्से में बिताया। और 1599 के वक्त में उनका देहांत हो गया और बाबा भरंग के मकबरे के पास में ही उनके हुजरे में इन्हें दफनाया गया है। अंधा महल के समीप होने के कारण स्थानीय लोग इसे अंधी का महल कहते हैं। और ये जो दोनों महल हैं वो एक ही वक्त में बने हुए हैं और ऐसा बताते हैं कि ये दोनों जो महल हैं वो खानकाह के अंग हुआ करते थे, जहाँ पर सूफी संत लोग बैठ के साधना किया करते थे। और अंधी के इस महल के पूरे हिस्से को देखेंगे तो आप यहाँ पे आपको ईंट, चूने और प्लास्टर का इस्तेमाल देखने को मिलेगा। और पुराने समय की जो शैली है वो साफ तौर पर आप यहाँ पर आज भी महसूस कर सकते हैं। और आज के वक्त में इस पूरे हिस्से को जब हम काफ़ी करीब से देखते हैं तो हमें ऐसा पता लगता है कि इसके जो 4 दरवाजे हैं ये इसकी खूबसूरती को और बढ़ा देते हैं। तो एक प्रकार का खानकाह हुआ करता था जहाँ पर वो लोग बैठकर ध्यान करते थे और उनके मरणोपरांत जिस प्रकार से उनकी पद हुआ करता था, तो बाद के शासकों ने इनके नाम पर इन मकबरों को बनवा दिया। स्थानीय निवासी आज भी इन दोनों हिस्सों को अंधा और अंधी के महल के नाम से भी जानते हैं। कुछ लोग ऐसा भी बोलते हैं कि 2 व्यक्ति थे, अंधा और अंधी पति पत्नी, जिन्होंने मानसरोवर में उसमें से जो अंधा व्यक्ति वो गिर गया था, भगवानों ने उन्हें साक्षात दर्शन दिए थे और वहाँ से उसकी आंखों की जो रोशनी है वो आ गई थी। और इसीलिए उसने अपनी पत्नी को भी मानसरोवर में डुबो दिया था और उसकी पत्नी की आंखों की जो रोशनी है वो भी ठीक हो गई थी। तो वहाँ से जो अंधा और अंधी की कहानी है वो चलकर मानसरोवर से यहाँ तक पहुँच गई है। और इन मकबरों का जो नामकरण है वो वर्तमान में अंधा और अंधी के मकबरों के नाम से जाना जाता है। अब चलते हैं दोस्तों किसी नए भाग में, देखें क्या कुछ देखने को मिलने वाला है।